हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लिंकन फार्मा की एंड फाइव उसके 5 पॉइंट एनालिसिस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिंकन फार्मा एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। इन 5 पॉइंट्स में सबसे पहले हम कवर करेंगे कि इंडस्ट्री का ओवरऑल पोटेंशियल कैसा दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पास्ट में कैसा वो दिया है परफॉर्मेंस, एंड आने वाले टाइम में वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लिंकन फार्मा के बिजनेस में क्या ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स हैं जो इसको एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकती हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द फर्म पे ध्यान देंगे कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स की टर्म में इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। फोर्थली हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की एट अ वेरी बेसिक लेवल, एंड लास्ट में हम इनके रिस्क के साथ रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो इंडियन कंपनीज ने इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है इन रिसेंट टाइम्स। इनफैक्ट इन द लास्ट 50 ईयर्स इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 5% से बढ़कर 85% हो गया है, एंड इनकी ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी रही है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, आइए उनको देखते हैं। द मेन रीजन में सबसे बड़ा एक रीजन निकल के आता है द कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आर एंड डी जो इंडिया में अवेलेबल है, उसकी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट कर पाता है बहुत ही competitive प्राइजेस पे इन कंपैरिजन टू द अदर मोर established मार्केट्स, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स की वहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है। एडिशनली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने भी अपना काफ़ी सपोर्ट रखा है फॉर द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वो चाहते हैं कि ये और ग्रो करे। Also, we have also seen direct investment from the foreign investors in the Indian pharmaceutical manufacturers. और लास्ट 20-21 साल में we have seen an FDI inflow of roughly over $18 billion, which exhibits कि the government and the foreign investments are both pumping in money for this industry to grow. Based on the economic survey, the domestic market is being expected to grow from $42 billion in FY21 to $120 billion by 2030. That is to grow 3x in the next decade. तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है और जो पोटेंशियल इंडस्ट्री का दिख रहा है, वो प्रेटी मच पॉजिटिव ही है। अगर अब हम बात करें लिंकन फार्मा के स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेंथ्स की, तो द कोर स्ट्रेंथ दैट दे हैव इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स उनके पास हैं और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो लिंकन फार्मा 15 से ज़्यादा थेरेपेटिक एरियाज में प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। उनके 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और 700 पाइपलाइन में हैं। उनके पास तकरीबन 7 पेटेंट्स हैं और 25 आर पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इससे हमें दिख रहा है कि दे नॉट फोकस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी और एनी पर्टिकुलर एरिया, बल्कि दे आर गोइंग थ्रू मल्टी, दे प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल एरियाज, तो जो उनको एक स्टेबल बिजनेस बेस देता है। एडिशनली उनका बिजनेस काफ़ी जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड भी है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 साल में उनका फोकस ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट पे रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी सेल्स में भी, जो कि आज के टाइम पे 55% के करीब फॉर अब्रॉड सेल्स हैं, दैट इज एक्सपोर्ट्स। और इससे ही उनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी लास्ट 5 साल में अच्छा जंप दिखा रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो ऑपरेटिंग मार्जिन रफली 5 से 7% पे थे, वो आज की घड़ी में 20 से 25% के बीच में होवर कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस अक्रॉस 60 कंट्रीज इज एन itself a testament to the fact कि they are trying to go at the international level and grow over there. इससे पहले जो फोकस अफ्रीकन कंट्रीज पे और रेस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स में था, उससे हटके अब वो यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में भी जो नेसेसरी परमिशंस चाहिए वो गैदर कर चुके हैं, एंड दे आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली ओवर देयर एज वेल। तो ओवरऑल व्हेन वी लुक एट दिस डाइवर्सिफाइड सिनेरियो, ये एक हमें एक स्टेबल बिजनेस बेस की तरफ इंडिकेशन देता है। एंड जब भी हम किसी फर्म का एनालिसिस करते हैं, इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिक रेटिंग एजेंसीज हैं वो उन फर्म्स को कैसे देख रही हैं। और इस स्लाइड से ये प्रिटी मच क्लियर है कि इन द रिसेंट ईयर्स इकरा एंड क्रिसिल दोनों ने अपनी रेटिंग काफ़ी अपग्रेड की है फॉर लिंकन फार्मा।
उनको काफ़ी हद तक उम्मीद है जो ज़ीरो डेट बेस लिंकन फार्मा ने इस्टेब्लिश किया है इन टाइम्स टू कम वो उसको रखेंगे, और जिस तरीके से इस साल का जो 30 करोड़ का उनका कैपेक्स का बजट है और वो इंटरनली ही फंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एज वेल। क्रिसिल ने भी अपनी रेटिंग स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव की तरफ की है, एंड इनका जो डिमांड आउटलुक एंड जो स्टेबल बिजनेस आउटलुक इन द ईयू एंड अदर मार्केट्स है, उसको देखते हुए बोथ द रेटिंग एजेंसीज आर प्रिटी पॉजिटिव अबाउट इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन टाइम्स टू कम। तो इन दोनों चीज़ों से ही हमें एक स्टेबल बिजनेस बेस और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल की एक इंडिकेशन मिलती है फॉर लिंकन फार्मा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। तो किसी भी फॉर्म को समझने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके नंबर्स पे फोकस किया जाए, एंड इसमें हम वही करेंगे। अगर हम लिंकम फार्मा के रिवेन्यूज की बात करें तो लास्ट 5 साल में उसने कंटिन्यूअस ग्रोथ शो की है, और FY22 में तो उसने अभी तक के अपने बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं जहां पे रिवेन्यू हैज क्रॉस्ड ओवर 472 करोड़, and that is an 11.6% rise year on year. So again, EBITDA margins have also grown, and we have seen a revenue EBITDA of above 105 crore in FY22. The ROC is also grown to 24%. Net profit showing a growth of 11.4% to rupees 69 crore. Overall, what we are seeing is कि Lincoln Pharma में the revenues, the EBITDA margins, and the overall net profitability is increasing with time. And interestingly, this is all coming where they are using their funds very judiciously to kind of eliminate all the debt that they had on firm. अब वो एक near zero debt company बन चुकी है, and at the same time they are also using their funds for expansion, which again bodes well for their future revenues and growth. इस स्लाइड में जैसे क्लियरली विजिबल है जो रिजर्व्स आज से 10 साल पहले रफली 60 करोड़ पे थे, आज 413 करोड़ पे खड़े हैं, एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील हो चुकी हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमें इस फर्म की तरफ काफी अट्रैक्ट करता है वो ही इसकी पीई वैल्यूएशन जो कि बिलो 10 है। अगर आप इसके किसी भी पीयर से कंपेयर करेंगे, द आरओसी, द ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑल द अदर पैरामीटर्स आर प्रीटी मच कंपेरेबल, एंड दे आर डूइंग वेल। दैट आरओसी ऑफ 24 इज अ वेरी डिसेंट आरओसी जो हम कंपेयर कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो 20% के करीब जा चुके हैं। और करंट मार्केट प्राइस जो इनका बुक वैल्यू के मतलब द टोटल असेट्स जो इनके हैं, जो इनकी टोटल बुक वैल्यू है, उसको कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म से अगर देखें तो उसकी करंट मार्केट प्राइस भी यहाँ पे 1.3 टाइम्स ही है। तो टेकिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, इट वोंट बी रॉन्ग टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम कि लिंकन फार्मा थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लगता है, एंड इट माइट हैव गुड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन टाइम्स टू कम। एडिशनली एक फर्म को चेक करने का कि हाउ इज इट डूइंग या व्हाट आर इट्स प्रोस्पेक्ट्स, एक तरीका ये भी रहता है कि उसके जो प्रमोटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस उस फर्म में देखा जाए। और लास्ट ईयर साल में जो ये प्रमोटर होल्डिंग रफली 10% के करीब बढ़ी है, ये इंडिकेट करती है कि प्रमोटर्स आर ऑल्सो प्रिटी बुलिश अबाउट द स्टॉक। इफ वी हैव अ लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि लास्ट 2 साल में ही इनफैक्ट प्रमोटर्स ने 10% के करीब स्टेक बढ़ाया है, और FII इंटरेस्ट भी इसके अंदर बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर में देर हैज बीन अ मिनिस्क्यूल ड्रॉप, बट अगर हम मेन प्रमोटर सारे देखेंगे तो ओवरऑल इस फर्म के अंदर होल्डिंग उनका कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा है, which is indicative of the fact कि they are confident about the business, and ये तो we all know कि promoters would know the best about their business itself. नाउ कमिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर द स्टॉक। 2021 में इस स्टॉक ने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था जब इस पॉइंट पे इसने 280s वाली रेंज को ब्रेक कर दिया था, एंड इट हैड मेड अ हाई ऑफ रफली 420। नाउ इंटरेस्टिंगली ये इस पॉइंट्स को रीटेस्ट कर रहा है, और ये 280 से 310 वाला जो जोन है ये काफी इंटरेस्टिंग जोन है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी काफी ही अच्छी है, एंड दिस माइट बी अ रियली गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। Lastly, like any other business or any other stock, लिंकन फार्मा के भी अपने एसोसिएटेड रिस्क हैं, जिनके अंदर सबसे पहला आता है बिजनेस रिस्क। दैट इज जब ये एक्सपोर्ट्स मार्केट में जाते हैं तो क्रेडिट साइकिल्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म भी हाई रहते हैं। वॉलेटिलिटी इन द अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल तो एक चैलेंज है जो फार्मा इंडस्ट्री ओवरऑल ही फेस कर रही है। एंड इस कंपनी स्पेसिफिक देर आर सम लोन्स जो इन्होंने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिए हुए हैं, उनकी रिकवरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क जो ये फेस कर रहे हैं।
Additionally, in the pharma sector, there are certain products और product portfolios जो कि एक necessity segment में आते हैं और उनकी pricing के साथ आप बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते हैं. So the flexibility of pricing for Lincoln Pharma is pretty less for considerable product offering that it has in India because उसके ऊपर restrictions हैं. एंड लास्टली उनका जो एक नया न्यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स जो इन्होंने इंडक्ट किए हैं, तो हायर नंबर ऑफ प्रपोर्टर्स जो इनके उसते हैं, it can get difficult in terms of the agility for the firm or the quick decision making in times to come जब इतने सारे promoters होते हैं. And overall promoter holding though has been increasing in the last couple of years, but it is still below 50. दो देर आर सर्टेन बिजनेस रिस्क जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं एंड वो किसी भी बिजनेस के साथ होंगे, बट इनमें से कुछ भी इतना सीरियस या इतना स्टैग्नेट नहीं लगता जिसकी वजह से इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ना मतलब कंसिडर किया जाए. इट कैन ऑलवेज बी कंसिडर्ड. तो इन द नट शेयर इस कंक्लूजन में अगर अभी तक का इनका बिजनेस परफॉर्मेंस देखें, मैनेजमेंट का जो भी एक्शंस रहे हैं, जिस तरीके से फंड्स को मोबिलाइज किया गया है, यूज किया गया है टू मेक दिस इज अ स्टेबल जीरो डेट कंपनी, एंड जो आने वाले टाइम में जिस तरीके का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज की बात की जा रही है, जिससे बोथ अगेन ग्रोथ भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम कॉस्ट भी नीचे जाएंगे. So taking all this into consideration along with the undervalued nature of the stock, this might be a good firm to invest in. But a disclaimer over here, हम लोग financial advisor नहीं हैं, हम भी आपकी तरह students of the market हैं, and ये हमारा एक effort है to just understand and learn about a stock जो हमें काफ़ी interesting लगा. अगर आपको लगता है कि हमारे एनालिसिस में कुछ गलत हो या हमने कुछ मिस किया हो तो वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. But at the same time, this is just an effort to learn and grow together and to contribute to make a small contribution from our side to the markets. So this I think would be all. This is not a financial advice at all, but this is obviously a pretty good stock to be kept on radar, and post your due diligence. Probably the investments can be considered in it. Thank you.